हेलो बच्चों। तो कल हमने रिएक्शन कैसे होती है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसके किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, किन किन फैक्टर्स के द्वारा वो अफेक्ट की जाती है, उनमें से दो फैक्टर के बारे में हमने बात करी थी, सॉल्वेंट एंड रिएजेंट्स। ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट का बारे में हम ऑलरेडी कंप्लीटली बात कर चुके हैं। रिएजेंट्स में हमने दो की बात करी थी, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई। एल्काइल हैलाइड जो है इसका कॉमन नेम है, कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर एल्काइल हैलाइड कौन सा चैप्टर है, हमें तो पता ही नहीं, हमारी बुक में तो हेलो एल्केन्स है। तो हेलो एल्केन्स और ये दोनों सेम है, ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है। इसी तरीके से हेलो अरीन्स जो लिखा होता है, दैट इज ये वाले एराइल हैलाइड्स, और हेलो एरीन्स दोनों सेम चीज़ हो गई। हम उसे बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड दो टाइप की रिएक्शन देता है, मैंने कल बताया था ना, कौन सी? एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसमें जो रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। गॉट इट? एलिमिनेशन जो होता है वो एक बेस द्वारा किया जाता है। एलिमिनेशन जो होता है वो एक बेस द्वारा किया जाता है। क्लियर होगी बात? और जो बेस होता है, मतलब यूँ कह लो कि इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो बेस होता है। गॉट दिस? ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस में बेस होता है। ठीक है, बेस इज द अटैकिंग रिएजेंट इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ओके, नाउ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा और बेस क्या होगा वो समझना जरूरी है। देखो, न्यूक्लियोफाइल हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है, तो तुम कहोगे सर बेस भी तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो क्या डिफरेंस है? तो मैं कहूँगा बेस जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल ही है। ठीक है, बेस इज न्यूक्लियोफाइल ओनली। लेकिन न्यूक्लियोफाइल एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया, उसका छोटा सा पार्ट, जैसे सेट थियरी तुमने पढ़ी होगी, एक पूरा सेट होता है और उसका एक सबसेट होता है। तो जो पूरा सेट है वो न्यूक्लियोफाइल है। द बिगर सेट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैं आगे से न्यूक्लियोफाइल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, इसका कुछ सबसेट होता है, कुछ पार्ट होता है जो कि बेस होता है। कैसे? देखो, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि किसी भी एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। ठीक है, ठीक है। और जो बेस होता है वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जो इन पर्टिकुलर H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। तो वो न्यूक्लियोफाइल्स जो, या वो स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो कि सिर्फ H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं वो बेस कहलाती हैं। जो H+ के अलावा अपना लोन पेयर डोनेट अलावा और अदर स्पीशीज को, मतलब ये तो H+ को करता है ना, ये H+ के अलावा और स्पीशीज को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो वो स्पीशीज जो कि हाइड्रोजन के या H+ के अलावा कुछ और एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो इन पर्टिकुलर H+ को डोनेट करते हैं उनको बेस कहते हैं। तो सेम ही चीज़ है, लेकिन कैटेगराइज कर दिया हमने दो में, क्योंकि इनका फंक्शन या इनका जो बिहेवियर होता है डिफरेंट होता है। गॉट इट? पहली चीज़। दूसरा चीज़, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे वो सारे जो मैंने बोला ना कि H+ के अलावा, तो वो डेफिनेशन को थोड़ा और कट शॉर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है, और उसके साथ बॉन्ड भी करती है, कार्बन के साथ बॉन्ड भी करती है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। जो स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज H+ को अपना H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, दैट इज कॉल्ड बेस। क्लियर होगी बात? तो ये सेट है और इसका सबसेट है। ठीक है, दिस इज अ बिगर सेट, दिस इज अ स्मॉलर सेट। तो इसमें डेफिनेशन लिखो। न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर लुईस बेसिस, ब्रैकेट में निकला इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे आर लुईस बेसिस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which can donate a pair of electrons to
an electron deficient species, to an electron deficient species, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, to an electron deficient species, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और इन पर्टिकुलर कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज किसकी होनी चाहिए, कार्बन की, ठीक है, इन पर्टिकुलर विद कार्बन एंड मेक्स अ बॉन्ड विद इट, ठीक है, इन पर्टिकुलरली कार्बन के साथ में बॉन्ड, मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसी के साथ बॉन्ड भी बनाएगा, ठीक है, इन पर्टिकुलर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एंड मेक्स अ बॉन्ड विद इट। ये ध्यान रखना, ये मेक्स अ बॉन्ड वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉन्ड कैसे बना पा रहा है, ठीक है, बॉन्ड कैसे बना पा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इस बॉन्ड बनाने की वजह से इन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर यूँ समझो कि जो बेस है वो तो ऐसा है कि H+ छोटा सा होता है, उसको बस चुरा के लेके चला गया है ना, ठीक है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड लगा भगा के ले जाता ना दुबली पतली, तो उस तरीके से बेस हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, वो दूल्हा हुआ, ठीक है, उसे गर्लफ्रेंड को भगाना नहीं है, उसको शादी करनी है, ठीक है, इट हैज़ टू मेक अ बॉन्ड विद द ब्राइड, तो न्यूक्लियोफाइल इज लाइक दैट, ठीक है, तो यूँ समझो कि तुम्हारा जो बेस है दैट इज लाइक अ बॉयफ्रेंड, बी फॉर बेस, बी फॉर बॉयफ्रेंड, और एन इज न्यूक्लियोफाइल विच इज ग्रूम, दूल्हा, ठीक है, तो दूल्हे को भाई साहब को अपनी जगह पे जाके बैठना भी होता है, उसको पूरा बॉन्ड वॉन्ड बनाना होता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड है वो खट से भगा के लेके चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सोचने की कोशिश करो, अभी इस पर और इलैबोरेट करेंगे, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वी कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। देखो भाई, अगर मान लो OH- है, ये CH3Cl की बात करें, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OHCH3, तो O ने C को डायरेक्टली डोनेट किया प्लस Cl-। आर वी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर इसने C को डोनेट किया तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ है OH- प्लस HCl, अगर ये H को लेके भाग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O प्लस Cl-। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसने H+ को लेके भागा है, ये तो लेके भागा तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर बेस। एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, पहले कुछ चीज़ें लिख लो फिर इलैबोरेट करूँगा, ठीक है। तो इसमें लिखो बेस के लिखो, इट कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन, it can also donate a pair of electrons, but only to, but when it does it with H+, मतलब ऐसा नहीं है कि बेस किसी और को डोनेट नहीं कर सकता, बट जब कोई न्यूक्लियोफाइल सिर्फ किसी पर्टिकुलर केस में H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बट टू H+ in particular, ठीक है। It just takes the H+ and runs away with it. तो कभी भी तुम देखोगे आगे मैं जब भी बेस बनाऊंगा ना तो इस तरीके से बनाऊंगा कि ये खट से उसको कट के लेके भाग रहा है, ठीक है। It just takes the H+ ion and runs away with it. ये तुमने एग्जाम्पल देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लिख लो ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स। यस, क्योंकि मैंने क्या बताया सबसेट है ना, तो ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स बट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट बेसिस। लिख लो ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स बट ऑल बेसिस आर नॉट, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस बट नहीं, सॉरी, ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स बट नॉट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस, ठीक है। ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स बट नॉट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? इसमें ये लिख सकते हो कि बेस इज अ सबसेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बेस इज अ सबसेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ, इसको अच्छे से लिखो, इसके बारे में चीज़ें थोड़े से आगे ही समझ में आएंगी, अभी एग्जैक्टली इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना सही लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्टोर टू से इधर और इधर लिखो, इसमें एन न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू कार्बन और अदर्स,
donates an electron to, या donate a pair of electrons to carbon or others and hence gives a kinetically controlled product, and hence gives a kinetically controlled product. इसे लिख लो, फिर थोड़ा बहुत जो भी समझाना होगा समझा दो तुम्हें, लिखो, समझ में, इतना समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बी बेस के नीचे, डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+, donates an electron pair to H+ and makes a strong bond with it, and भाई इसने बॉन्ड बनाया ना, ठीक है, लेकिन H+ बहुत छोटा है, ठीक है, H+ and makes a strong bond with it, ठीक है, hence the product is thermodynamically stable। भाई अगर बॉन्ड देखो, ये समझो, ये एक छोटे से एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है या आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जब भी छोटों के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ छोटी होने का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, द मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल बना है, गॉट इट। इस वजह से इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो लिखो, हेंस द प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, हेंस द प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, देयरफॉर the product is always thermodynamically determined product या controlled product, not determined, ठीक है। the product is always thermodynamically controlled product। तो इसमें kinetically controlled product होता है, इसमें thermodynamically controlled होता है। thermodynamics मतलब basically energies के कि कौन कितना ज़्यादा stable, कौन कितना कम। kinetically मतलब kinetic का मतलब होता है motion, तो जो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी, ठीक है। ये जल्दीबाजी वाला होता है, ये आराम से उसके साथ कंबाइन करेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे इलेबोरेट करेंगे, अभी डोंट वरी अबाउट इट, इतना लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बाकी जब कभी रिवाइज करोगे तो ये समझ में आएगा ही, ठीक है। नाउ लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है, पहले वो लिखो, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी भी बताएंगे, ठीक है। तो लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखो, द टेंडेंसी टू गिव an electron pair to an electron deficient atom, ब्रैकेट में लिख लेना कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम ही लिख लो, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, सिंपल, ठीक है। हालांकि इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन क्या है, कार्बन के अलावा औरों को भी दे सकता है एक्सेप्ट फॉर H+, लेकिन क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात करें तो हम कार्बन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। गॉट इट, एनी एटम एक्सेप्ट फॉर H+, और बस ये लिख लो, कार्बन एटम इज डिफाइंड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, तो लिखो, इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट, इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ आयन, टू H+ आयन, ठीक है। तो ये तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी और बेसिसिटी होगी। अब इनके बीच में जो तनातनी है वो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर हम कुछ क्राइटेरिया लिखेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू व्हाट अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो भाई, अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी NH3 की, मैं बात कर रहा हूँ PH3 की, मैं बात कर रहा हूँ SbH3 की, सॉरी SB नहीं, ASH3 की, ठीक है। अब हमें देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी क्या है, कैसे हम इसमें से देख सकते हैं। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, बेसिसिटी मैंने क्या बताया, बॉयफ्रेंड की जैसी है, खट से जल्दी से H+ को भगा के लेके जाओ। तो इसको एग्जाम्पल के जैसे समझो कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक रूम है, ठीक है, उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो तुम मतलब कब कितनी जल्दी उसे भाग के लेके जा सकते हो। अगर मान लो 10 लाख का सोना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का सोना पड़ा है, एक सिल्ली पड़ी है 10 लाख की। एक केस ये है, एक केस है जिसमें एक एक के सिक्के पड़े हैं 10 लाख के, एक एक के सिक्के पड़े हैं 10 लाख के, तो एक कमरे के अंदर 10 लाख के सिक्के पड़े हैं एक एक के। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, किस केस में पैसा चुराना आसान होगा, मेरे को ये बताओ, किस केस में पैसा चुराना आसान होगा? जिस केस में सोना,
जिस केस में जो मनी थी वो कॉन्सेंट्रेटेड थी, जिस केस में मनी क्या थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है। अच्छा, और दूसरे वाले केस में क्योंकि जो मनी है दैट इज वेरी इट इज एक्सपैंडेड, बहुत सारी फैली हुई है ना, पैसे वही 10 लाख रुपए हैं, लेकिन वो फैली हुई है, तो उसको चुराने में, उसको ले जाने में तुम्हें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखो, जब कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो H+ को जल्दी से भगा सकता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर को समझो कि वो पैसे हैं, पैसे मतलब सोना है, सोना जो है तुम्हारा लोन पेयर है। तो लोन पेयर जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो जल्दी से H+ को निकाल के भाग सकता है। क्लियर होगी बात। लेकिन जब लोन पेयर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तब क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू टेक H+ इजीली, फास्ट इनफ, ज़्यादा फास्ट नहीं निकाल पाएगा। टेंडेंसी टू टेक अवे दैट H+ को कैसे लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो अगर उसका लोन पेयर ही बहुत फैला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो कैसे वो H+ को दे पाएगा। गॉट दिस, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे छोटा एटम कौन सा है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कौन सा सबसे छोटा है, ये किसी, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में पड़ता है। गॉट इट, ये थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। गॉट इट। तो ये वाला सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोन पेयर वाला होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसका कॉन्सेंट्रेटेड है लोन पेयर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जल्दी से H+ को भगा के लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये बॉयफ्रेंड के जैसे बिहेव करेगा। ये भाई साहब नीचे आते आते क्या हो रहा है, बड़े होते जा रहे हैं, तो इसका जो लोन पेयर है ये क्या करता है, ये फैल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो क्या होगा, इसको H+ निकालने के लिए समय लगेगा, तो ये उतना अच्छा बेस नहीं है। गॉट दिस। तो इनके बीच में अगर मैं बात करूं तो बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो ऐसे डिक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन में, बेसिसिटी इज डिक्रीजिंग। गॉट इट, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिख लो, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया तो मैं समझाने के लिए था, है ना, तो ऐसे एग्जाम्पल लिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये चीज लिख लो, वेन एवर द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, यहां पे देखो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ही है। whenever the lone pair on the central atom is concentrated, the basicity will be more. Whenever the lone pair is on the central atom is concentrated, the basicity will be more. ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नीचे नीचे जो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है तो उनकी बेसिसिटी भी कम होती चली जा रही है, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो बहुत सटल डिफरेंस है, समझ जाओ तो जिंगल वाला है लाइफ, सही बता रहा हूँ। ये नहीं समझोगे ना तो हमेशा प्रॉब्लम होगी, सर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट क्या करना है अपने को, वी हैव टू जस्ट नो कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस क्या है। तो बेसिसिटी समझ में आ गया, इन जनरल बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का फंडा सिर्फ यही नहीं है कि उसको H+ को लेके भागना है, वो H+ को देता ही नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में फंडा क्या है कि कार्बन को देखेगा और कार्बन के पास जाके आराम से उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। यहां पर लेना था और भागना था बॉयफ्रेंड के जैसे, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में, इसके केस में इसको लेके भागना नहीं है, इसको जाना है कार्बन के पास जाके, वहां पर बॉन्ड भी बनाना है, तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां पर कार्बन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाए, है ना, कार्बन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाए, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाए, इन सब फैक्टर्स पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी। तो इसलिए होता क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल कहीं पे जा रहा है तो जितनी आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सके, जितना आसानी से, जैसे देखो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये आसानी से नहीं देगा, क्योंकि इसको तो H+ भाई अगर H+ ले जाने वाली बात है तो अलग है, वो तो खट से लेके जाने वाली बात है, वहाँ पे भाग के खट से लेके पकड़ के लेके चला गया। लेकिन अगर इसकी बात करो कि इलेक्ट्रॉन देना है वो भी कार्बन को परमानेंटली, तो क्या होगा, वहाँ पर इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। तो जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सके, अब जिसका इलेक्ट्रॉन
फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, तो वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका लोन पेयर तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस का जोर भी नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पे, तो क्या होगा, ये आसानी से कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो उसमें लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी के नीचे लिख लेना, whosoever gives its electron pair, whosoever gives its electron pair more easily or on its own, more easily or on its own to carbon atom or on its own to carbon atom is a better nucleophile, hence higher nucleophilicity, hence has higher nucleophilicity, is a better nucleophile and hence has higher nucleophilicity. Are we clear? ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका जो ऑर्डर होगा वो उल्टा हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी, ओके, आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि इसमें वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँगा, और उसमें कहीं कहीं भी देखेंगे कि हम जो बेसिसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी वो सारे फैक्टर्स जो कि यूँ समझो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हों, वो सारे फैक्टर्स जो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हों, वो सारे के सारे फैक्टर्स न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो फैक्टर्स इसको मतलब जो भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है उसे बॉन्ड बनाने से रोक रहे हों, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाएंगे। तो लिखो, फैक्टर्स विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फैक्टर्स विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम, जो सेंट्रल एटम है उसको डोनर एटम कहेंगे, डोनर एटम इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी, इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी। सेकेंड फैक्टर लिखो, फैक्टर्स विच इनहिबिट मतलब रोकते हैं, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, लिखो फैक्टर्स विच ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन, या डोनर एटम और कार्बन। ठीक है, डिक्रीज या ऑब्स्ट्रक्ट द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डोनर एटम एंड कार्बन डिक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो इसमें एक एक करके जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं। पहला फैक्टर क्या है, साइज। लिखो, फर्स्ट फैक्टर इज साइज। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज साइज। साइज में अगर हम देखें, देखो भाई, साइज को ये कहता है अगर साइज इज बिगर, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई। ये क्यों होगा वो देखो। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, साइज बड़ा होने का मतलब यूजुअली क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जैसे अनायंस हुए, तो अनायंस में क्या होता है, तुमने फजान्स रूल पढ़ा होगा, तुमने 11th में फजान्स रूल पढ़ा होगा। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर, है ना। ठीक है, लेट्स से एक ए है और एक बी है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ये कितना कोवेलेंट है, कितना चलो ठीक है, अभी मान लो हमने बताया भी नहीं कि कोवेलेंट है या क्या कहते हैं, आयनिक है। इस क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब ये अनायन है, दिस इज अनायन एंड दिस इज कटायन। ठीक है जी, अब कटायन क्या होता है, छोटा होता है, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, मतलब श्रिंक्ड होता है या श्रंक्ड होता है। ठीक है, और ये क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ये थोड़ा बड़ा होता है। अब क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा थोड़ा खींच लेता है, ये थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्योंकि ये खींच लिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भाई, अगर मान लो इसको हम प्योर आयनिक कंपाउंड मानते तो क्या होता, ये अपना आयन अपना अलग से है, ये अपना आयन अलग से है। ठीक है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है
सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A+ के द्वारा खींची जा रही है। A+ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी कभी क्या करती है, A और B के बीच में आ जाती है। अब A और B के बीच में आने का मतलब क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड में ही तो ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इधर की तरफ आ गई, तो इस बॉन्ड का या इस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। क्लियर होगी बात, इस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। तो जिस पावर से या जो टेंडेंसी या जो पावर नहीं, जो एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। अच्छा, यहाँ पर इसकी टेंडेंसी क्या है, इस द एबिलिटी या टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट नहीं, टू लेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव बिटवीन द आयंस, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है भाई, इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो अनायन जितना छोटा होता है, जिसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होता है ना, अनायन छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। और कटायन, सॉरी अनायन नहीं, कटायन जितना छोटा हो और उसकी चार्ज जितना ज़्यादा हो, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। और जो अनायन हो, अनायन जितना बड़ा हो और चार्ज जितना ज़्यादा हो, उसकी पोलराइजेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करवा पाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये पोलराइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हो गया ना, सिंपल है, ये खींच रहा है, ये खिंचवा रहा है, तो जो खींच रहा है वो पोलराइजिंग पावर है उसके पास, जो खिंचवा रहा है वो पोलराइजेबिलिटी है। तो इसमें लिखो, अब इस ये बना लोगे तो उसके बाद लिखना, इसके बाद लिखना higher the polarizability of the न्यूक्लियोफाइल, है ना, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई है, ठीक है, हायर द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, the easier it will be for it to donate its electrons, the easier it will be for it to donate its electrons, and make a bond with carbon atom, hence higher is the nucleophilicity, तो जिसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो तुम इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो, क्योंकि किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसका साइज़ बड़ा होता है। तो लिख लो हायर द साइज हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये हमें ऑलरेडी लिख चुके हैं। समझ में आ गया ना क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, ओके। ठीक, लिखा ना, लार्जर द टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद कार्बन, पहला। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी। अगर पीरियोडिसिटी दो तरीके से होगी, अलोंग अ पीरियड या अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ये हमने हमेशा देखा है। तो अलोंग अ पीरियड क्या है कि सेम पीरियड में रहते हुए वो एक एटम से दूसरे एटम तक जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल है, लेट्स से दिस, अगर तुम देखो तो सारे के सारे कैसे हैं, सेकंड पीरियड वाले हैं, ये 14th ग्रुप है और ये 17th ग्रुप, तो 14 से 17th हो गया,
ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब हमें देखना है कि बेसिसिटी और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है यहाँ पे। देखो भाई, देखो इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन पेयर देने का किसको, H प्लस को। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो उतने ही जल्दी H प्लस को डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स और वहाँ से उसको लेके फरार हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो the less stable the anion, the less stable the anion, the more is its basicity, या the more basic it is, the less stable the the less stable the anion, the more basic it is, the less stable the anion, the more basic it is, and vice versa। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि जो अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कम बेसिक होगा। भाई अगर स्टेबल होगा का मतलब क्या हुआ, अभी वो स्टेबल है, उसको देने का इलेक्ट्रॉन देने का उसको कोई मन नहीं है, तो H प्लस को क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब इफ समबडी डजंट वांट अ गर्लफ्रेंड तो उसको भगा के क्यों लाएगा यार, सिंपल सी बात है। सेम यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है, फिर इसकी कम है, फिर तो इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इधर कम है। जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे ज़्यादा रहना पसंद करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्यों, क्योंकि वो उसको संभाल सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है या जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, देन दिस, देन दिस। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे कम स्टेबल ये है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये हुआ और सबसे कम बेसिक ये हुआ। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो, इसमें आगे लिखो व्हेन साइज इज सिमिलर, क्योंकि देखो साइज सिमिलर है ना इनका, पीरियड में है, हालांकि डेफिनेटली साइज कम होता जाएगा इधर इधर, लेकिन कंपेरेबल साइज होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता साइज में। ठीक है, जब तक कि तुम पीरियड को जंप ना करो, सेकंड से थर्ड में ना हो, तो साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो उसमें लिखो व्हेन साइज इज सिमिलर, व्हेन साइज इज सिमिलर, व्हेन साइज इज सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो उसमें लिखो सिंस नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, सिंस नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, since the negative charge will be more stable on the more electronegative atom, therefore it will be less basic as compared to this। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मोस्ट स्टेबल हो गया और ये लीस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है ना, लीस्ट स्टेबल, इसलिए ये जो है दिस इज, ये जो लीस्ट स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा और ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में अगर तुम देखो, इस डायरेक्शन में बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सिंपल इनफ। ठीक है जी, लिखो इसमें, तो लिखो more unstable the ion is, the more easily it will donate its electrons, the more easily it will donate its electron to an H plus ion, to an H plus ion। ठीक है, तो बेसिक होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि अब न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कि भाई वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सके।
ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स आराम से दे सके और कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सके। यहाँ पर ये बहुत स्टेबल है तो ये बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये कम स्टेबल है तो दिस विल बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द बॉन्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर जो है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सेम रहती है, इंक्रीजेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो वेरिएशन है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, मोर अनस्टेबल द आयन, more unstable the ion, more eager it will be to donate its electrons to carbon, ठीक है, more eager it will be to donate its electrons to carbon and make a bond with it, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी हायर होगी, गॉट इट। तो ये तुम देख लेना कि अगर सेम पीरियड में है तो दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, तो लिख लो, इन अ पीरियड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको आगे लेंगे, ठीक है, इसके साथ में लेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ में। तो पीरियोडिसिटी हो गई, ठीक है, ओके। ठीक, इसमें ये तो पीरियड के अलॉन्ग था, अगर मैं ग्रुप के अलॉन्ग बोलता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट HF, ठीक है, HF नहीं, F माइनस, नॉट HF। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि भाई इसमें क्या होगा, तो तुम देखो सारे के सारे हैलोजन हैं, एक ही ग्रुप में नीचे जा रहे हैं और इनका साइज़ जो है वो सेम है। ये वाला कब एप्लीकेबल था, जब साइज़ सेम था या कंपेरेबल था, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम तरीके से वेरी कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, साइज़ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, साइज़ इंक्रीज कर रहा है, क्लियर होगी बात। अच्छा, इस डायरेक्शन में साइज इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, सिंपल है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, क्या कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड ना, हाँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्यों, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ने की वजह से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और डिफ्यूज़ होंगे, यहाँ पर थोड़ा और डिफ्यूज़ होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे। तो नीचे नीचे डिफ्यूजन तुम देखोगे, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन इंक्रीज कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी टू स्वीप H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन को चुरा के भागने की जो टेंडेंसी है वो क्या करेगा, कम हो जाएगी। तो लिखो, टेंडेंसी कम हो जाएगी ना, तो अगर H प्लस आयन को भगाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो उसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो लिखो, इसमें लिख लो, सिंस चार्ज इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, ये तुम खुद से बना लेना, साइज हो गया, ये हो गया, है ना, चार्ज इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन F as compared to that on I due to their size difference, है ना, due to their size difference, ठीक है, due to their size difference it is easier for F minus to donate its lone pair to H plus ion, ठीक है, while बस इतना क्लियर है। तो therefore F minus has the highest basicity and this has the least basicity, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, गॉट इट। ये तो तुम्हारी इसकी होगी। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी तो बात नहीं करी इसमें। न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर तुम देखो, यहाँ पर देखो अगेन ये डिफ्यूज्ड है,
तो इसको तो बॉन्ड बनाना है कार्बन के साथ में और आराम से बनाना है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको, ये छोटा था तो ये H+ को निकाल के भाग सकता था जल्दी से, ये बड़ा था तो H+ को भागा नहीं सकता था, धीमे धीमे चलता है ऐसे करके हाथी के जैसे। नो ऑफेंस टू एनी हाथी, वेरी ब्यूटीफुल क्रीचर्स, बट देन अगेन दे वॉक अ लिटिल स्लोअर। तो ये स्लो मूव करता है, ये फास्ट मूव करता है, तो ये जल्दी से भगा लेगा, ये भगा नहीं पाएगा। तो इसलिए बेसिसिटी का ऑर्डर समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर भागने की बात नहीं हो रही, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी में भागने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज्ड है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डिफ्यूजन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा, मतलब आसानी से नहीं करेगा, और बॉन्ड भी आसानी से नहीं बनाएगा। तो लिखो, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ I- इज लेस एंड सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ I- इज लीस्ट, लिखो लीस्ट एंड ठीक है, लीस्ट एंड द डिफ्यूजन ऑफ LP इज मोस्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ लोन पेयर इज मोस्ट या हाईएस्ट, ठीक है, या लार्जेस्ट, जैसे भी बोलना चाहो, या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिख लो, ग्रेटेस्ट विल बी अ बेटर वर्ड, इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। इट विल बी मोर ईगर टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it will be more eager to donate its lone pair of electrons to carbon and make a bond with it, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो, अच्छा बेसिसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है ना। तो तुम देखोगे ऑपोजिट हो गया, तो लिख लो इसमें, इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। थर्ड लिखो, साइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड इज साइज, ठीक है। साइज में क्या है, एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कोई एक। जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH, चलो ठीक है, साइज और स्टेरिक फैक्टर, ये थर्ड पॉइंट है ना, इसको थर्ड नहीं है, सेकेंड ही तो है, नहीं थर्ड है। साइज और स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। ये स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ CH3 CH2O- की, ये क्या है, इथॉक्साइड, ये इथॉक्साइड आयन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके जो दो H है, मैं रिप्लेस कर दूँ इनको CH3 से, इसको क्या बोलते हैं, टी ब्यूटॉक्साइड, टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, कौन सा अच्छा बेस होगा और कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस का कोई पंगा नहीं है। यहाँ पर अगर तुम देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा, तो ये अच्छा बेस होगा। यहाँ पर भी डिस्टेबलाइजेशन है लेकिन इससे कम है। दोनों अच्छे बेसिस हैं लेकिन ये बेहतर बेस है। दोनों के दोनों अच्छे बेसिस है लेकिन ये बेहतर बेस है। क्लियर होगी क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा और ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को देके उसे चंपत हो जाएगा उसको लेके। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, अच्छा ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी में उसको लेके भागना नहीं है, उसको जाके वहाँ पे बॉन्ड बनाना है। अब ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट है, छोटा है।
इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इसमें थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन ये छोटा है तो ये क्या करेगा, ये आसानी से अपना रास्ता बना के कार्बन के पास पहुंच जाएगा, वहाँ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये भाई साहब तो पूरा का पूरा योकोजुना है, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, सुमो रेसलर जैसा है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा। तो क्या करेगा, ये जाना तो चाहेगा लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, पता है ना, स्टेरिक फैक्टर पता है ना कि क्या होता है, दो ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक पैदा होता है जिसको हम स्टेरिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर लास्ट ईयर पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, नहीं पढ़ा तो लाइक आई हैव अ वीडियो, उसमें पढ़ाया मैंने, इसको देख लेना। तो कहाँ थे हम, हाँ, इसमें स्टेरिक फैक्टर हाई है, साइज़ बड़ा है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये आसानी से वहाँ घुस के बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इथॉक्साइड, या पहले ऐसे लिखो टर्ट ब्यूटॉक्साइड के बारे में, कि टर्ट ब्यूटॉक्साइड के बारे में लिखो। टर्ट ब्यूटॉक्साइड के बारे में लिखो कि these 3 methyl groups donate their electrons and increase the charge on O, destabilizing it further. This makes it a better base. Than ethoxide. Got it? अच्छा, और इस डायरेक्शन में क्या है, ठीक, न्यूक्लियोफिलिसिटी का रीजन क्या है, both are good nucleophiles, the compactness of ethoxide allows it to reach the carbon of the electrophile and make a bond with it, then tert butoxide, because it is not easy for it to approach that carbon, है ना, and then make a bond with it. Got it? ठीक है जी, clear enough? ओके, सेम वे अगर मैं इसी में तुम्हें देखूं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसको एक जेनेरिक कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन जो है ना इस कार्बन का, एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस करते चले जाओ। ये क्या होगा, दिस इज मिथॉक्साइड, ठीक है, मीथेन मिथाइल ग्रुप से बना है तो मिथॉक्साइड, ये इथाइल ग्रुप से बना है तो ये इथॉक्साइड, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप से बना है तो आइसोप्रोपोक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड टी ब्यूटॉक्साइड। अब हमने अभी देखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेसिसिटी की, तो इस डायरेक्शन में बेसिसिटी बढ़ेगी और इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। बेसिसिटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। गॉट इट? तो हमेशा डिफरेंट होता है ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी हैज़ डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है जी, सेम वे। ओके, इसी में एग्जांपल देखते हैं कि अगर डोनर एटम सेम है, ये कुछ एक्सेप्शंस थे एक तरीके से। अगर डोनर एटम सेम होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम रहते हैं। उसके एग्जांपल लेते हैं, तो लिखो सेम डोनर एटम, चौथा लिखो सेम डोनर एटम। तुम कहोगे सर ये भी तो सेम डोनर एटम है, O और O। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि स्टेरिक फैक्टर जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो मैं अब देने वाला हूँ उसमें सेम डोनर एटम है
इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, उसको देखना, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, लिखो सेम डोनर एटम, दैट इज द हेडिंग, सेम डोनर एटम, ठीक है। तो लिखो इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, इन केस ऑफ, अच्छा इसका एक एग्जांपल और ले लो पहले, इसका एक एग्जांपल ले लो। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यार ये भूल गया मैं, माय बैड। अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, पायरिडीन है, तो पायरिडीन और ये दूसरा वाला पायरिडीन है सब्स्टिट्यूटेड वाला, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे क्या है, ऐसे ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे खाली है। तो अगर तुम देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर, है ना। यहाँ हायर है लोअर है, हालांकि दोनों ही अच्छे बेसिस है ना, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, यहाँ पे लोअर है। तो ये बेसिसिटी अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में अच्छी है बेसिसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड बनाना ज़्यादा आसान होगा, इसका बॉन्ड बनाना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे और बेसिकली दे विल इन सम वे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में कुछ ना कुछ पंगा करेंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इसी के जैसा जो स्टेरिक हिंड्रेंस का पार्ट था। गॉट इट? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी बेसिसिटी यहाँ ज़्यादा है और न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ कम है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा मैं बोल रहा था वो है कि इन केस ऑफ सेम डोनर एटम, देखो केस ऑफ सेम डोनर एटम, अगर सेम डोनर एटम हुआ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे OR माइनस OH माइनस PHO माइनस RCOO माइनस RS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OO माइनस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर डोनर एटम सेम है और साइजेस भी सेम है, साइजेस भी सिमिलर से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर एटम सेम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों की दोनों सेम आती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों में सेम आती है। ये सारा का सारा बेसिसिटी का एक पर्टिकुलर चीज़ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिपेंड कर रहा है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और उसकी वजह से वो आयन डिस्टेबलाइज हो रहा हो तो वो अच्छा बेस होगा, और अगर कहीं पे स्टेबलाइज हो रहा होगा तो वीकर बेस होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजोनेंस होगी, दो रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर सॉरी वीकर बेस है, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो स्ट्रॉन्गर वीकर बेस है। ये कम स्ट्रॉन्गर है, सॉरी कम स्टेबल है तो ये थोड़ा सा कम वीक बेस होगा। ये यहाँ पे भी तुम्हें पता है कि ये कैसा होता है, फिनॉक्साइड आयन है। नहीं, फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है? फिनॉक्साइड आयन यही तो होता है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस हो जाएगी, यहाँ पर ये रेजोनेंस हो जाएगी, तो क्या बनेगा ऐसे। तो मैं इसके बस बताने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारी रेजोनेंस हो गई, आर वी क्लियर? तो रेजोनेंस की वजह से ये भी स्टेबल होता है, तो ये भी स्टेबल है तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। यहाँ पे कोई रेजोनेंस दी है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है इससे, तो ये बेसिसिटी ज़्यादा है। इस केस में यहाँ पर अगर तुम देखो इसी तरीके से इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों की दोनों सेम तरीके से वेरी करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेम डोनर एटम होगा तो इन जनरल बोल रहा हूँ, ये इन जनरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल तुमने देखे कि सेम डोनर एटम में होते हुए भी नहीं था, तो स्टेरिक फैक्टर इनमें कम है, मतलब कोई ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम आ गई। यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर्स थे इसलिए सेम नहीं आई, ऑपोजिट आ गई। गॉट इट? ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, एक और एग्जांपल लिख लो पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पहले, ठीक है, इसी की जैसा है। एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, ये सब मिटा रहा हूँ मैं, एक
क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ये सब सेम नहीं है, इसमें और ग्रुप्स भी हैं, बता रहा हूँ अभी कहाँ कहाँ पे। ये तुम्हारा CH2 माइनस हो गया, ये भी तुम्हारा CH2 माइनस हो गया। यहाँ पर तुम्हारा OCH3 ग्रुप लगा है ओ पैरा पोजिशन पे, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ कुछ नहीं लगा है। क्लियर है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी बेसिसिटी कैसे वेरी करेगी। बेसिसिटी कैसे वेरी करेगी? तो कैसे वेरी करेगी भाई? जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम बेसिक होगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसका -I -R इफेक्ट है, या -M जो भी तुम कहना चाहते हो, इसका से +I इफेक्ट है, इसका -I लेकिन +R इफेक्ट है, इसका 0 है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो +R इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो +R इफेक्ट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो डीस्टेबलाइज या अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसे लिखो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल। ठीक है, और अगर अनस्टेबल होगा तो मोर बेसिक या मोस्ट बेसिक लिख लो, क्योंकि इन सब में तो मोस्ट बेसिक यही है। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम देखो ये 0 है, यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली अब इसकी बारी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इधर क्या होगा? अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ रही जितनी यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बेसिक होगा, मोर बेसिक कह सकते हैं इसको, मोर बेसिक। ठीक है, मोर बेसिक इसके बारे में। तो तुम क्या कह रहे हो? देखो इसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनस्टेबल, मोर बेसिक। यहाँ पर अगर तुम देखो इसकी बेसिसिटी, अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 3 कहता हूँ, इसको 4 कहता हूँ, तो 1 की बेसिसिटी ज़्यादा है 2 से। क्लियर होगी? अच्छा, अब इन दोनों में देखो, ये 0 है, ये माइनस है, ये तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कम जो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर रहा है तो ये स्टेबलाइज कर रहा है, अगर स्टेबलाइज कर रहा है तो बेसिसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इससे कम हो जाएगी इसकी बेसिसिटी। तो डेफिनेटली ये 3 और ये 3 नहीं 4 और ये 3। क्लियर होगी बात? इस तरीके से तुम इसकी बेसिसिटी को देख सकते हो। और अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी आसानी से कौन सा दे देगा? आसानी से कौन सा दे देगा? ये। तो यहाँ पर अगर तुम्हें, ये तो क्या है? बेसिसिटी की है। अगर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करनी है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करनी है तो 3 4 2। क्लियर है भाई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, नो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी तो सेम ही होगी, मैं क्यों वो कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी, चलो स्टेबिलिटी देख लेते हैं पहले। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी जो होगी वो होगी 3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4 की होगी, फिर नहीं, अरे भाई 3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4 की होगी, फिर 2 की होगी और फिर 1 की होगी। तो अगर स्टेबिलिटी ये है तो बेसिसिटी इसका ऑपोजिट होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम रहेगी, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है? जितना ज़्यादा आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे देने के लिए है। इसका इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? रोटेट करेगा, और माइनस आई की वजह से, माइनस आर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, तो दे भी नहीं पाएगा। क्योंकि भाई देखो साइज सेम है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर सोटू से सब में सेम है, तो सारे और फैक्टर सेम है, बस यहाँ पे क्या है? चार्ज की बात है। तो चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है।
ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा अनस्टेबल है, तो जल्दी से दे भी देगा इलेक्ट्रॉन जो है H+ को भी आसानी से दे देगा, कार्बन को भी, यहाँ पर ना कार्बन को ना हाइड्रोजन को, ठीक है, H+ को। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये ऐसा है कि अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि दोनों एटम सेम है, एक में वो न्यूट्रल उसमें है और एक में वो नेगेटिव चार्ज में है, तो कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। क्यों होगा ऐसा, वो देखो भाई, अगर ऐसा है, अगर एक में लोन पेयर है, एक में लोन पेयर है और एक में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको तुम मिटा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं H2O की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो OH-, तो यहाँ पर लोन पेयर तो है लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी है साथ में, तो तुम देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है ना, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है भाई। अगर इंक्रीज करेगी तो इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू गिव इट, तो बेसिसिटी इधर इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इधर इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि स्टेरिक फैक्टर सेम होना चाहिए, यहाँ पे देखो स्टेरिक फैक्टर ऑलमोस्ट सेम है, तो लिखो फिर इसमें इफ या व्हेन steric factor is the same, when steric factor is same, higher the electron density, when steric factor is same, higher the electron density, higher will be the basicity and nucleophilicity, higher will be basicity and nucleophilicity, ठीक है, क्लियर होगी बात। सेम वे अगर तुम देखो कि H2O की बात करो और H3O+ की बात कर लो, ठीक है, इसमें अगर तुम देखो कौन सा ज़्यादा, एक सेकंड रुको, नहीं ठीक है, इसको नहीं, ये क्लियर हुआ ना पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब अनायन हो गया, सब चीज़ें हो चुकी है। बेसिसिटी की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं लिख रहा हूँ ये, इससे क्या समझे, देखो भाई वाटर भी एक एसिड है, H+ देता है तो OH- बन जाता है, ये तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन है, ये भी एसिड है, और जब ये H+ देता है तो वाटर बन जाता है, क्लियर है, ये H+ दे रहा है और ये OH- दे रहा है, इन दोनों में से हमें देखना है कि भाई ये क्या है, एसिड है, ये भी एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस, याद है कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट बेस, ये भी इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये वाला, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, दैट मीन्स ये वीकर बेस होगा, ठीक है। तो उसमें लिख लो स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड है, स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर इज द बेस, कॉन्जुगेट बेस, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इन दोनों में जो अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो H3O+, हाँ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, ठीक है। देयरफॉर OH- या H2O इज अ वीकर बेस, H2O इज अ वीकर बेस देन OH-, ठीक है। ये सेम चीज़ तुम इसमें लगा सकते हो, NH3 से अगर तुम एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बनता है, और अगर NH4 से प्लस से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो NH3 बनता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, तो ये वीकर बेस हो गया इससे, तो यहाँ पे लिख सकते हो अगेन कि NH2-
बेटर बेस दैन NH3 माइनस NH3। तो इसमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो सेम रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक। तो भाई ऐसा है। अभी इसका एक और फैक्टर बचा है विच इज़ दी सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, कल उसको देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। और ठीक है, फिर उसके आगे की बात करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।